वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और हम सब स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का। ये जो आपका डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर है उसकी साइंस के क्वेश्चंस को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आई थिंक 9 से लेकर आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को साइंस करा दी जाए। तो आज जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हैं वो साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो आज हम टोटल 30 ठीक है टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कहीं जाना नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आगे के हम कल कर लेंगे और इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम इस सीरीज़ को फटाफट ख़त्म कर लेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम इन्हें पवन सीरीज़ से कर रहे हैं, साहित्य प्रकाशन की है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो ये दिया है कि जैव विकास की जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिया है कि जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जैव विकास है, जैव विकास आपको ये बताता है कि किस तरीके से जो प्रकृति है उसमें किस तरीके से जीवों का विकास हुआ। जैव विकास का मतलब है कि किस तरीके से जीवों का विकास हुआ, किस तरीके से जो पहले हम सब ने पढ़ा है कि प्रकृति ने किस तरीके से सिलेक्शन किया, किस तरीके से इंसानों की ये कहें कि इंसानों का विकास हुआ। ठीक है, तो ये सब जैव विकास के अंतर्गत आता है। तो जैव विकास के जो बहुत चर्चित वैज्ञानिक हैं वो हैं लेमार्क और डार्विन। ठीक है, ये दोनों ही जैव विकास के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने ही जैव विकास के संदर्भ में आपको थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि जैव विकास के वैज्ञानिक कौन हैं और वहाँ आपको इन दोनों में से कोई एक नाम दे रखा हो तो आप एक पर टिक कर सकते हैं। और अगर दोनों दे रखे हैं तो इसका आंसर है अ और बा दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ और बा दोनों, क्योंकि जैव विकास के संदर्भ में लेमार्क ने भी अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी है, जो कि आपने जिराफ वाली थ्योरी पढ़ी है कि जिराफ जो थे वो पहले छोटी गर्दन वाले थे, फिर जब पेड़ प्रकृति ने क्या किया, चेंज किया और पेड़ जो थे जब वो ऊंचे होते गए तो जिराफ अपनी गर्दन को ऊंचा करते गए उनको खाने के लिए, और इस तरीके से जो जिराफों की गर्दन थी वो ऊंची होती गई और उनके पैर ऊंचे होते गए। तो ये थ्योरी जो थी वो लेमार्क ने दी थी और डार्विन ने भी अपनी अलग से थ्योरी दी है जैव विकास के संदर्भ में। तो जैव विकास के जो बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन हैं, वो है लेमार्क और डार्विन, और इस तरीके से आपका उत्तर हो जाता है सा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। मतलब ये बताया गया कि जैव विकास के अंतर्गत ये क्या माना गया है कि जिस हिसाब से जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। ठीक है, तो एक तो समरूप व समवृत्ति संरचनाएं और एक समजात संरचनाएं। समरूप व समवृत्ति संरचनाओं का मतलब है कि जो एक जैसी दिखती थी, जो एक जैसी वृत्ति की थी, जो एक जैसा काम करती थी। ठीक है, उन संरचनाओं में समानताएं थी। और एक समजात संरचनाएं मतलब जो एक जैसी जातियों की संरचनाएं थी, उन संरचनाओं में समानताएं थी। ठीक है, तो जैव विकास के अंतर्गत जो जीवों की संरचनाओं में समानता थी वो किन किन संरचनाओं के अंतर्गत समानता थी। ऐसे तो जीवों में बहुत सारी संरचनाएं हैं, लेकिन किन किन संरचनाओं के अंदर जीवों की समानता पाई गई। दो जीव है, एक जीव ये है, एक जीव ये है। अब इन दोनों जीवों में से इनकी किन किन संरचनाओं में समानता पाई जाती है, आपको वो बताना है, जो कि जैव विकास ने बताया। तो जैव विकास ने बताया था कि एक तो समरूप और समवृत्ति संरचनाओं में और एक समजात रचनाओं में इनमें समानता पाई जाती है। तो आंसर हो गया आपका स, अ और ब। ठीक है, इसके बाद है आपका कि प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका जो प्राकृतिक चयनवाद जो था वो आपका दिया था डार्विन ने। किसने दिया था, डार्विन ने। डार्विन ने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन रूल। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर सिलेक्ट करता है, नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, प्रकृति ने जिसको चयन किया कि ये इस तरीके से होना चाहिए, वो जो थ्योरी है वो किसने दी है, वो डार्विन ने दी है। और ये किसकी थ्योरी है, ये जैव विकास की थ्योरी है। अब याद रखिए कि डार्विन क्या है, डार्विन जो है वो जैव विकास के वैज्ञानिक हैं। जैव विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं इन्होंने और इसी पे इन्होंने अपनी किताब दी है प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर बोला गया कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में अजैविक घटक क्या है। क्या है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में अजैविक घटक? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? हमारे आसपास पाए जाने वाला जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास पाए जाने वाला जो पर्यावरण है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो तंत्र है वो पारिस्थितिक तंत्र है। इकोसिस्टम बोलते हैं इसे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके दो घटक होते हैं, उनको शॉर्ट में देख लीजिए। इसके दो घटक होते हैं, एक होते हैं अजैविक घटक और एक होते हैं जैविक घटक। ये पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के प्रकार हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अजैविक घटक और एक जैविक घटक, ठीक है। अब अजैविक घटक कौन से होते हैं? जितने भी अजैविक का मतलब जो शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो अजीवित है, ठीक है। अजैविक का मतलब जो कि अजीवित है। तो जो अजीवित होंगे वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अजैविक में, ठीक है। और जो आपको जीवित दिखाई देंगे वो जीवित वाले किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे जैविक में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जो अजैविक घटक है वो कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो हमें समझ आएगा कि कार्बनिक पदार्थ अजैविक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ अजैविक होते हैं, जलवायु अजैविक होती है। तो घटक कौन से हो गए? ये सभी, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे हमारे आसपास पाई जाने वाली गैसें, ठीक है, हमारे आसपास पाई जाने वाले एनवायरनमेंट पे गैसें, तो ये सब अकार्बनिक में आ जाता है। और जलवायु, आपके आसपास पाई जाने वाली जलवायु, तो ये सभी क्या हो गए? अजैविक। ये जीवित नहीं है ना, तो ये सब अजैविक घटक हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कि पारिस्थितिक तंत्र के संरचना में जैविक घटक क्या है। अब देखिए जैविक क्या होते हैं, मैंने क्या बताया? जो जीवित, ठीक है, जो जीवित है वो क्या है? जैविक घटक। तो देखिए उत्पाद और जैसे कि हरे पौधे, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर बोलते हैं, जैसे कि हरे पौधे। अब हरे पौधे आप सबको पता है कि पौधे जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, वो जीवित होते हैं। उपभोक्ता जो कि यूज करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। अब शाकाहारी और मांसाहारी कौन होगा? जो जीवित होंगे वही शाकाहारी और मांसाहारी होंगे। उसके बाद आते हैं अपघटक और अपप्रतभोजी। अपघटक जो किसी को गलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी जीवित होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये सभी। जैविक मतलब जीवित और ये सभी जीवित दिखाई दे रहे हैं हमें, तो आंसर क्या हो गया? ये सभी, ठीक है। इसके बाद आती है एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर बताने हैं आपको। सबसे पहली बात, आहार श्रृंखला क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में फूड चेन भी बोलते हैं। आहार श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला होती है कि सबसे पहले तो आई घास, ठीक है। सबसे पहले क्या आई? घास। घास को किसने खाया? घास को खाया छोटे छोटे कीड़ों ने, जैसे कि टिड्डों ने, ठीक है। अब टिड्डों को किसने खाया? टिड्डों से बड़े जीव ने खाया, ठीक है। और फिर इन बड़े जीवों को किसने खाया? इसको इससे बड़े जीव ने खाया। तो ये सब मिलकर क्या बनाएगा? ये सब मिलकर बनाएगा आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन या फिर खाद्य श्रृंखला, ठीक। तो ये सब मिलकर क्या बनाएगा? आहार श्रृंखला। मतलब एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया, और ये सब मिलकर एक श्रृंखला, एक चेन बनाने का काम करता है, जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो अब इस आहार श्रृंखला में सबसे पहले जो घास उगती है, ठीक है, जो सबसे पहली चीज है घास उगती है, जो कि आपकी सबसे पहली चीज है, वो क्या है? वो है आपके उत्पादक। क्या है? उत्पादक। जो उपज रहे हैं, जिनकी उपज हो रही है, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक के बाद इसको किसने खाया? वो इसका उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। जिसने खाया है, ठीक है, जैसे कि टिड्डे हो गए, उन्होंने खाया है, तो वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। अब इन उपभोक्ता को एक और बड़ा खाएगा, ठीक है, वो भी उपभोक्ता कहलाएगा। उसको कोई और खाएगा, वो भी उपभोक्ता कहलाएगा। पर ये हो गए आपके उत्पादक, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बताया कि ये है उपभोक्ता। क्या है ये? उपभोक्ता। लेकिन ये उपभोक्ता नंबर 1 के उपभोक्ता है, ये फर्स्ट उपभोक्ता। इसके बाद इनको ये खाएंगे, ये सेकंड उपभोक्ता। इसको कोई और खाएगा, वो थर्ड उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और इससे आगे जो आएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो सबसे पहले उत्पादक आएंगे, उत्पादक को उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक को द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी एक सरल आहार श्रृंखला है, उसमें क्या क्या पाए जाएंगे? सबसे पहले उत्पादक पाए जाएंगे, उत्पादक के अंदर उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? दा, मतलब कि ये सभी। तो एक आहार श्रृंखला में ये सभी उपस्थित होते हैं। 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। 7 आपसे ये कहता है कि एक घास, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप खुद इसका आंसर कर सकते हैं, कि एक घास स्थल में
खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। स्थल कैसा है? घास का स्थल है। घास का स्थल मतलब कि एक पार्क, एक ग्रास ग्राउंड जहाँ पर सिर्फ घास उगती है। अब वहाँ सोचिए जहाँ पर एक घास उगती है, जंगल मतलब, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या क्या खाद्य श्रृंखला हो सकती है। तो वहाँ पे घास होगी, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को गिरगिट खाएगा, गिरगिट को छिपकली खा लेगी और छिपकली को बाज खा लेगा। ये सब घास के मैदान में दिखाई दे सकता है, जंगल में दिखाई दे सकता है। उसके बाद हरे पौधे को चूहा खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, जंगल में पाया जा सकता है। बिल्ली खा सकती है चूहे को सांप भी खा सकता है। बाज और शेर इन बिल्ली और सांप को भी खा सकते हैं। तो ऐसा भी हमें घास के स्थल में दिखाई दे सकता है। इसके बाद आता है घास व पौधे जो कि होते हैं, उनको खरगोश, भेड़ और हिरन खा सकते हैं। इनको भेड़िया खा सकता है और भेड़िए को शेर और चीता खा सकता है। ये सब हमें जंगल में दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर हो गया आपका द। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि ये घास के मैदान में हमें ये सब दिखाई दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जा सकती हैं। तो आंसर हो गया हमारा द। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। जैव विकास को किससे प्रमाणित किया जा सकता है? देखिए, तो जैव विकास कैसे प्रमाणित हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, या तो जीवों की तुलना की जाए। ठीक है, बहुत सारे जीव हैं, उनकी आपस में तुलना की जाए। और किस बेसिस पे तुलना की जाए? उनके शरीर की रचना के आधार पर उनकी तुलना की जाए, या फिर शरीर क्रिया विज्ञान पर, कि जो शरीर क्रियाएं कर रहा है उसके विज्ञान के आधार पर उनकी तुलना की जाए। ठीक है, या उनको जैव विकास को प्रमाणित किया जाए कि जीवों का विकास इस तरीके से हुआ। ठीक है, जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना का मतलब पहले हाथ छोटे थे, फिर हाथ बड़े हुए। जैसे कि जिराफ की गर्दन क्या बताया मैंने कि पहले पेड़ छोटे थे तो जिराफ आसानी से खा सकता था, फिर पेड़ बड़े हुए तो जिराफ ने अपनी गर्दन ऊंची करी, फिर पेड़ और बड़े हुए तो जिराफ ने अपनी गर्दन और ऊंची करी, और जिराफ की जो गर्दन थी वो धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम जैव विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। शरीर की क्रिया विज्ञान द्वारा कर सकते हैं कि जैसे जैसे शरीर के अंग जो थे वो काम करना बंद करते गए तो फिर उनके अंगों का जो होना है वो खत्म होता गया। जैसे कहते हैं कि पहले सांप के पैर होते थे, फिर सांप ने क्या किया? अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि वो रेंगता है, तो फिर उसके पैर जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, आनुवांशिकी द्वारा मतलब डीएनए द्वारा, जीन्स द्वारा, कि जब एक के कैरेक्टर्स जो हैं वो दूसरे में आएंगे, बच्चों में कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आते हैं, तो इसके द्वारा हम जैव विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हम इन सब तरीकों के द्वारा जैव विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। हम जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं, हम शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं, हम आनुवांशिकी द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उपरोक्त सभी द्वारा जैव विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? ठीक है, ये आपसे बोलता है कि जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत, पुराना वाला सिद्धांत नहीं पूछा। पुराना वाला सिद्धांत तो लेमार्कवाद और डार्विनवाद है, जो कि लेमार्क और डार्विन ने दिया है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो आधुनिक सिद्धांत बना हुआ है वो किन दो सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया है। समीकरण है का मतलब किन दो सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नया सिद्धांत बना है जैव विकास का, वो डार्विनवाद और डी व्रिज की थ्योरी को मिलाकर बनाया गया है। डी व्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डी व्रिज ने किसका सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का। यहाँ आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डी व्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी व्रिज ने दिया था। ठीक है, तो डार्विनवाद को मिलाकर और डी व्रिज की थ्योरी को मिलाकर जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि फिलॉसफी जूलॉजिक के जो एक बुक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो ये आपको याद करना है, वीजमान ने लिखी थी ये। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक जो थी वो वीजमान ने लिखकर दी थी, उन्होंने ये दी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि लेमार्कवाद का आधार क्या था। जो लेमार्क हैं, लेमार्क ने अपनी जो थ्योरी दी है, लेमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया उसको लेमार्कवाद बुक के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बोला कि लेमार्कवाद की थ्योरी का आधार क्या है, क्या बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर दी है कि जो भी लक्षण होते हैं वो उपार्जित होते हैं। उपार्जित का मतलब जो लक्षण है वो पीछे से चलते आ रहे हैं और फिर वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्कवाद ने दिया था।
इसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत, देखो अब भी हमने ऊपर पढ़ा था कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हमने यहाँ पढ़ा था, मैंने तब भी बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पढ़ा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, वो डी ब्रिज ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डी ब्रिज ने दिया है। हुंगी और डी ब्रिज इनका पूरा नाम है, तो डी ब्रिज ने आपको उत्परिवर्तन की थ्योरी दी है। ठीक है, फिर उत्परिवर्तन का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन का जो कारण है वो जीन परिवर्तन है। जीनों में जब परिवर्तन होता है, जीन्स के स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन होता है तो उससे एक नई संरचना बनकर आती है जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये जीन्स के परिवर्तन की वजह से उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए आपके, ये आपका 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। ये आपको याद रखना है कि इसका जो वर्ष में प्रयोग हुआ था ये 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया गया था। आगे आ जाते हैं, ये अभी तक बायो थी, अब थोड़ा केमिस्ट्री आ गई है कि खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज या तो पृथ्वी के तल में पाए जाते हैं, भू प्रॉपर्टी पे पाए जाते हैं, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, या समुद्र में पाए जाते हैं। तो खनिज इन तीनों ही जगहों पर पाए जाते हैं। वो पृथ्वी के तल में भी पाए जाते हैं, भूप्रटी पे भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो आंसर है दा। क्या है आंसर, आंसर है दा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। संक्षारित का मतलब ये है कि किस वस्तु पर जंग लग सकती है। संक्षारित का मतलब आप समझिए, संक्षारित का मतलब होता है कि किस वस्तु पर जंग लग सकती है। तो इन सबको पढ़कर आप खुद बताइए किस पर जंग लग सकती है। लकड़ी की मेज पर जंग लगेगी, नहीं। स्टील की कुर्सी पर जंग लगेगी, नहीं। तेल लेपित लोहे की छड़ पर जंग लगेगी, नहीं। जिस लोहे की छड़ पर तेल लगी हुई है उस पर जंग नहीं लगती है। खुले स्थानों पर रखी गई लोहे की छड़, यस, इस पर जंग लग जाएगी। तो आंसर है दा। इस वर्ड को याद रखिएगा, संक्षारित मतलब जंग लगना। ठीक है, इसके बाद आता है, हाँ आंसर क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क किसका अयस्क है। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये बॉक्साइड नहीं, ये बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट। एग्जाम में अगर साइट लिखकर आ गया तो गलत नहीं करिएगा, बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट कॉपर का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है बॉक्साइट। सोडियम का बिल्कुल नहीं होता, लोहे का बिल्कुल नहीं होता, एल्यूमिनियम का भी नहीं होता। किसका अयस्क होता है, कॉपर का। तो आंसर है, नहीं सॉरी, आपका आंसर है एल्यूमिनियम। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क दूसरा है और लोहे का भी एक और है। तो आपका जो बॉक्साइट है ये टा ही है, जो आपका बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका। अब आता है कि निम्न में से कौन सांद्रण की विधि नहीं है। देखिए, सांद्रण क्या होता है कि जब पृथ्वी से अयस्क प्राप्त होता है तो उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास घर में जब चावल लाते हैं तो चावल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो वो अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो सबसे पहली विधि यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं सांद्रण। क्या बोलते हैं उसको, सांद्रण। तो इसमें से पूछा है कि सांद्रण की कौन सी विधि नहीं है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है या पता करना है कि सांद्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो फेन प्लवन विधि सांद्रण की विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि सांद्रण की विधि है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये भी सांद्रण की विधि है। निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फेन प्लवन, चुंबकीय और गुरुत्वीय, ये सब तो सांद्रण की विधियां हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी सांद्रण की विधि है। तो फेन प्लवन विधि सांद्रण की विधि है, चुंबकीय पृथक्करण सांद्रण की विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण सांद्रण की विधि है, निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। ठीक है, आगे आता है कि परावर्तनी भट्टी के भाग है। अब परावर्तनी भट्टी में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अब भाई देखो, अगर कोई भट्टी है तो भट्टी के अंदर अग्नि को जलाने का स्थान होगा, ऑब्वियस सी बात है। भट्टी का एक तल भी होगा, ये भी नॉर्मल सी बात है। और भट्टी में चिमनी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब इसमें ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। इसके साथ ही आपका एक और क्वेश्चन आता है कि परावर्तनी भट्टी में कौन सी क्रिया होती है। तो परावर्तनी भट्टी में भर्जन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, भर्जन की क्रिया होती है। तो परावर्तनी भट्टी किस काम में आती है, परावर्तनी भट्टी भर्जन करने के काम में आती है। अब क्वेश्चन ये है कि परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन का, बिल्कुल करते हैं। गैलेना का बिल्कुल करते हैं। कॉपर पाइराइट का बिल्कुल करते हैं। और उपरोक्त सभी का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अयस्कों का भर्जन
वर्जन होता है और ये सभी अयस्क है, ठीक है, ये सभी अयस्क है, ये टिन का अयस्क है, ये लेड का अयस्क है, ये कॉपर का अयस्क है और आयरन का भी अयस्क है। तो यहाँ पर जो परावर्तनीय भट्टी होती है उसमें अयस्कों का भर्जन होता है और ये तीनों ही अयस्क हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का भर्जन परावर्तनीय भट्टी के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन कि धातुएं होती हैं ऊष्मा की, धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक, कुचालक या अ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं को अगर हम ऊष्मा में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, इसका मतलब वो जो हीट है उसको एब्जॉर्व करने का काम करती हैं, उसको सोखने का काम करती हैं। इट मीन्स धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं का भौतिक गुण है। भौतिक गुण होता है कि आप उनको देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये धातु है, उसको हम बोलते हैं धातुओं का भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण का मतलब कि आप किसी चीज को देखकर बता पाओ कि इसके अंदर क्या क्या गुण है, तो वो उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। जब हम किसी की रिएक्शन करके, किसी की क्रिया करके पता करते हैं तो वो उसके रासायनिक गुण कहलाते हैं। पर जब हम किसी को देखकर, जैसे मैं चौक को देखकर ये बता सकती हूँ कि चौक जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, तो ये उसका भौतिक गुण है। ठीक है, मैं सिक्के को देखकर, मैं एक सिक्के को देखकर बता सकती हूँ कि सिक्का जो है वो सिल्वर कलर का है। ठीक है, मैं चांदी की पायल को देखकर ये बता सकती हूँ कि चांदी की पायल जो है वो सिल्वर कलर की है या व्हाइटिश कलर की है, तो वो उसका भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है, तो धातुओं का भौतिक गुण क्या है, धातुओं का भौतिक गुण कि उनकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है, ऑब्वियसली वो कठोर भी होती हैं, साथ में वो आघातवर्धनीय भी होती हैं, और ये सभी जो है वो धातुओं के गुण होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अयस्क के रूप है। ठीक है, अयस्क क्या रूप है, तो आपके अयस्क के रूप क्या क्या है, तो अयस्क ऑक्सीकृत अयस्क भी होते हैं और हैलाइड्स भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत अयस्क भी होते हैं और हैलाइड्स भी होते हैं, तो आंसर हो गया अ और बा दोनों। ठीक है, इसके बाद खनिज के रूप हैं। खनिज के रूप धात्विक खनिज भी होते हैं, अधात्विक खनिज भी होते हैं और खनिज ईंधन भी होते हैं। तो खनिज के रूप है तीनों। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका द। इसके बाद है कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। जो पृथ्वी से प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें जो अशुद्धियां मिली होती है उनको क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से जो अयस्क प्राप्त होते हैं उनमें जो अशुद्धियां मिली होती है, मतलब समझ लो कि चावल के अंदर जो कंकड़ मिले हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो चावल के अंदर जो कंकड़ मिले हुए हैं उन्हें अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अधात्री। ठीक है, इसके बाद ये है कि धातु निष्कर्षण की विधि क्या है। धातु निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। धातु निष्कर्षण मतलब धातु किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो आसवन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, द्रवण विधि द्वारा भी कर सकते हैं, खरपरण विधि द्वारा भी कर सकते हैं, और उपरोक्त सभी विधि द्वारा आप धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन कि पीतल क्या है। इससे एक और चीज पता चलती है कि पीतल क्या होती है, पीतल होती है मिश्र धातु। क्या होती है पीतल, पीतल होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु जो दो धातुओं से मिलकर बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु। और पीतल मिश्र धातु है, और पीतल किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की। किसकी, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉपर पायरेट का सूत्र क्या है, तो कॉपर पायरेट का सूत्र है ये UFeS2। ये कॉपर का अयस्क है प्लस ये आयरन का भी अयस्क है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ क्या थे। कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, सबने आवर्त सारणी देखी होगी, ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो परमाणु होते हैं या जो उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो इन्होंने क्यों बनाई थी, कोई भी आवर्त सारणी या कोई भी चीज़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से याद किया जा सके, उन्हें आसानी से याद करने में हेल्प हो सके। तो बिल्कुल सही बात है कि ये सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक थी, नए तत्वों की खोज के लिए सहायक थी, तत्वों के अध्ययन के लिए सुविधाजनक थी। इट मीन्स ये सभी काम कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल कितनी है, तो ये याद कीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, कुल 7 आवर्त हैं। तो इस तरीके से आज हमने इसके 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, आगे के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड आई गेस 97 क्वेश्चंस हैं, तो कल की सीरीज़ में हम उन्हें भी ख़त्म कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है
है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। इसके अलावा हम थर्ड सेमेस्टर का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हम आपकी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।